हाय फ्रेंड्स, मैं साक्षी आपको क्लास 11th के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज पढ़ाऊंगी, जो कि फर्स्ट मैं एनसीईआरटी को कवर करूंगी, देन मैं नोट्स पे आऊंगी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट एग्जामिनेशन में, जो कि मैक्सिमम बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स देते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन से नीट में आने वाले हैं, ये सब जानेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और ये चैप्टर का वेटेज 4% है और इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में आपको किस टाइप के बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हॉट स्प्रिंग में हमेशा हमें जो भी बैक्टीरिया मिलेगी उनका नाम रहेगा थर्मोफिल्स के नाम से बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिया हुआ है इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी कन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेट अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पे देखिए कितना क्लियर कट बताया हुआ है कि पॉपुलेशन में मतलब वेरियस टाइप ऑफ पॉपुलेशन आपको जब मिलेगी, ग्रुप्ड होगी, जब वेरियस टाइप ऑफ पॉपुलेशन एक साथ होगी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, इन सभी को अगर एक जगह हम लोग मिलाए तो वह एक कम्युनिटी बनती है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन एक पूछा गया है कि व्हाट इज लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसी के बारे में पूरे होल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लाइफ है क्या। लाइफ यहाँ पे बताया गया है कि लिविंग बीइंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी और इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, कोई भी एक्शन के बदले रिएक्शन देना, मतलब कि रिस्पॉन्ड करना कोई भी एक्शन का, ये सारे कुछ जो फीचर्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे फीचर लाइक दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्ज टू दिस लिस्ट। All the living organisms increase in mass and increase in number of individual are twin character of growth। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बताना है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमेशा ग्रोथ जब होगा तो वो सेल डिवीजन से होगा, ये भी याद रखना है हमें। यहाँ पे देखिए कितने एकदम छोटे से लाइन में बस डाल दिया गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यहाँ पे भी बताया हुआ है कि प्लांट जो है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस पूरे लाइफ टाइम होती है, लेकिन एनिमल्स में सिर्फ सर्टेन एज पीरियड तक ही सेल डिवीजन होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी बताया गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture. Vitro means and vivo means, ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा confusing word है। विट्रो हमेशा याद रखना है कि वो ग्लास में होगा या मतलब टेस्ट ट्यूब में होंगे, लेकिन अगर वहीं आपको वीवो आ जाता है तो वीवो मतलब बॉडी होता है, बॉडी के अंदर। ठीक है, ये दो वर्ड्स का आपको डिफ्रेंशिएट रखना यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर साउंड करते हैं एंड एग्ज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब हमें याद रखना है। यहाँ फिर देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन बोला गया है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर मैनुअली एक्सटेंसिव इवेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक्सटेंसिव इवेंट है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ से बॉडी मास का इंक्रीज होना वो लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग में भी बॉडी मास इंक्रीज होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, माउंटेन्स, ब्लाडर्स एंड सैंड मॉन्स डू ग्रो। ये सब कुछ भी ग्रो करते हैं।
ठीक है। जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग बीइंग पे जैसे डस्ट कोई भी आप चीज़ रखे हो उस पर डस्ट आ गया, तो उसमें क्या होता है कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट बॉडी मास इंक्रीज कर जाता है, बट वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती, उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, वो बस ऊपर से आके लग जाती है, जिसके कारण कि आपको बॉडी मास इंक्रीज हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, growth therefore cannot be taken as the defining property of a living organism। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रोथ कभी भी कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग बीइंग में भी नहीं, नॉन लिविंग बीइंग में भी होती है, भले उसकी प्रोसेस अलग होती है, बट ग्रोथ को हम लोग एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोजेनी को। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि पेरेंट्स से कुछ सिमिलर भी होते हैं और कुछ अलग भी होते हैं। यहाँ पे दिया गया है इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटी मीन्स सामने सामने। वी रेफर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, नॉर्मल रिप्रोडक्शन, तो वो हमेशा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर करते हैं, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ डैश एनिमल रिप्रोड्यूस, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहा है। बट अगर कोई बोल रहा है कि डैश रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हाँ वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पे फंगी स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, मतलब यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है। ईस्ट और हाइड्रा बडिंग से, प्लेनेरिया रीजनरेशन से, फ्रेगमेंटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए, कोई भी एग्जाम्पल्स हमें इतना हैवी एग्जाम्पल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस हमें वो याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये याद कीजिएगा, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स से स्प्रेड होकर रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग से, प्लेनेरिया रीजनरेशन दैट इज फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, व्हेन इट्स कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। When it's come to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonyms with growth, that is increase in number। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम लोग यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के देखेंगे, जैसे कि एल्गी, एमीबा, कुछ भी हो, अगर उसको हम लोग देखते हैं तो हमने क्या देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म which do not reproduce, mules, sterile work bee, infertile human couples, etc। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि म्यूज, स्टाइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते बट वो लिविंग बीइंग है। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लोग नहीं बोल सकते कि वो एक कैरेक्टर है जिससे कि हम लोग ये प्रूव कर सके कि वो इंसान या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। यहाँ पे बोला जा रहा है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, पहले मैं बता दूं, जिसमें कि ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि हम लोग एटीपी रिलीज कर सकें। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन की सीरीज होती है, रिएक्शन परफॉर्म होते हैं जिससे कि हम लोग को एनर्जी प्रोड्यूस होता है या हम लोग कोई भी सब्सटेंस बना पाते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंग्स टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस एक्सेट्रा, constantly being made and changed into some other biomolecules। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside a living organism, but they unicellular और multicellular, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनके बॉडी में थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होते ही रहते, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते ही रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ क्लियर कट दिया हुआ है। और इसी टाइप में यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी मतलब दिया हुआ है कि प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, उन सभी को मिला के मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे साफ साफ बताना चाह रहा है कि नॉन लिविंग बीइंग में नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग बीइंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बट हाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन उन सभी में हो सकता है, बट वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, सेल फ्री सिस्टम में होता है। लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में हम हमेशा देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म उसके सेल के अंदर हो रहा है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियाज में, जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे बोला गया है, हेंस while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, isolated metabolic reaction in vitro and non-living thing but surely living reaction। यहाँ पे फिर से विट्रो आ गया है, विट्रो एंड वीवो हमेशा आपको याद रखना है। हेंस cellular organism of the body is a defining feature of the life form। यहाँ पे ये बहुत important लाइन है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जैसे सेल है, सेल्स को और ऑर्गेनाइज होगा जब एक साथ मिलेगा, ग्रुपिंग होगा तो वो टिश्यू बनेगा, टिश्यू की ग्रुपिंग होगी तो वो ऑर्गन बनेगी, ऑर्गन की ग्रुपिंग होगी। तो इस तरह करते करते एक पूरा सिस्टम बनेगा जो कि कभी भी नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होता। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इस कारण सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बीइंग की। अब यहाँ सेकंड पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है, सेंस देयर सराउंडिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड respond to their environmental stimuli which could be physical, chemical and biological। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा सेंस कर सकता है, आपको भी पता चल जाता है कि आपके सराउंडिंग में क्या है क्या नहीं है। हम लोग रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुली पे, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट को सेंस कैसे करते हैं? सेंस ऑर्गन से, यहाँ पे सेंस ऑर्गन से। और प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, जितने भी प्लांट है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर यहाँ देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड एनवायरमेंटल क्यूज। क्यूज मतलब यहाँ पे होता है, क्यूज मतलब सिग्नल, याद रखिएगा, क्यूज मतलब सिग्नल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, वो सारे प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक
सारे सेंस कर पाते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं कोई भी इन्वायरमेंटल स्टिमुली या क्यूज या सिग्नल मिलती है। हम फोटो पीरियड्स के भी बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए फोटो पीरियड्स, प्लांट हमेशा याद रखिएगा, प्लांट्स हमेशा फोटो पीरियड्स पे डिपेंड करते हैं। फोटो पीरियड मतलब, फोटो मतलब लाइट और पीरियड मतलब टाइम स्पैन। जितने भी टाइम के लिए ट्रीज पे सनलाइट आती है उसे हम लोग फोटो पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल ब्रीड बोथ प्लांट एंड एनिमल। एनिमल्स यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ विंटर में रिप्रोड्यूस करते हैं या स्प्रिंग में रिप्रोड्यूस करते हैं, उन लोग के लिए भी ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऑल ऑर्गेनिज्म हमेशा अवेयर होते हैं उनके सराउंडिंग्स के लेकर। सिर्फ ह्यूमन बीइंग खुद देखिए कि ह्यूमन बीइंग भी खुद के लिए कितना ज्यादा अवेयर होता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। इसलिए कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस कभी हो ही नहीं सकता नॉन लिविंग बीइंग में। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट्स कम टू ह्यूमन बीइंग it is all the more difficult to define the living state. We observe patient lying in a coma in hospital, virtually supported by machine which is replaced heart and the lungs. The patient is otherwise brain dead. यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि when, ये बहुत अच्छा चीज मतलब बहुत important है समझने के लिए। जैसे कि बोला जा रहा है when, जब ह्यूमन बीइंग कोई भी कोमा में हो जाता है, कोमा में चले जाता है। हम लोग कई बार सुने होंगे कोई भी फिल्म में या हॉस्पिटल में कि ये पर्सन जो है वो कोमा में चला गया। तो वो कोमा में जाने के बाद उसको बहुत एडवांस मशीन्स जैसे कि वेंटिलेटर्स वगैरह पे रखा जाता है, जो कि रिप्लेस कर देता है उनके हार्ट्स और लंग्स को, जिससे कि वो लाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर वो सारे इक्विपमेंट्स हटा दिए जाएं तो वो ब्रेन डेड हो जाते हैं, और जिसके कारण उनके पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं बचता। आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो वो सारे पेशेंट्स जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कोमा में क्या होता है कि लोग अवेयर नहीं रहते, उतना उन्हें पता नहीं चलता, वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन हाँ कि उन्हें वेंटिलेटर्स या जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उन सब के कारण उन्हें जिंदा रखा जाता है, और जितने भी मेडिसिन है उनसे उनका ट्रीटमेंट कर एक क्या कहते हैं, एक डिवाइस होता है जिसका नाम ग्लासगो कोमा स्केल है, जिससे कि हम लोग के कोई भी पेशेंट के कॉन्शियसनेस को मेजर करते हैं कि वो मतलब कोमा में जाने के बाद वो कितना कॉन्शियस है, कितना अवेयर है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारा कुछ उस स्केल पे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ अब ये मतलब कि नॉर्मल हो सकते हैं, इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है या इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ये सब देखकर ग्लासगो कोमा स्केल से हम लोग देखकर ये पता लगा सकते हैं। तो वो डेफिनेटली वो लिविंग होता है, क्योंकि वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म जरूर हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉन लिविंग बीइंग में कभी मेटाबॉलिज्म नहीं होता और इनसाइड नहीं होता। Phenomena is truly in the hierarchy of organization complexity of at a level. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फेनोमेना एक हायरार्की बना हुआ है, मतलब कि एक सीक्वेंस बना हुआ है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कोई भी ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी मीन्स वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि
जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं एरिया को हम लोग आसपास के एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, दैट यू सी वुड इंक्रीज। यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमेशा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप डेंस फॉरेस्ट में चले जाओ या आप रिवर एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैरायटी मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, सब अपने अपने स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refer as biodiversity. ये बहुत important है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में मतलब क्या बोल रहा है कि जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी स्पीसीज को हम लोग जानते हैं या हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं, जो कि एक रेंज बताया हुआ है यहाँ पे 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन, उन सभी स्पीसीज को एक साथ मिलाए तो वो एक बायोडाइवर्सिटी बनती है। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टार्टेड अर्लियर there are million of plant and animal in the world, we know the plant and animal in our own area by their local name। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकल नेम। लोकल नेम को हम लोग वर्नाकुलर नेम भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, वर्नाकुलर नेम, VERNACULAR, वर्नाकुलर नेम, ठीक है। लोकल नेम से हम लोग ये सब जानते हैं। These local name would be vary from place to place, ये place to place आपका चेंज होते रहता है। और ये कंट्री में भी, अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाइए तो वहाँ पे भी आपको सेम स्पीसीज रहेगी, बट वहाँ पे उसे कोई और नाम से बोला जाएगा और आपके कंट्री में वो कोई और नाम से बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि इसलिए हम लोग को स्टैंडर्ड बनना था ताकि एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक सेम नाम में पूरे वर्ल्ड में बुला सकें, ठीक है। इसलिए वो प्रोसेस को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर जो कि आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक नेम्स टू ईच नोन मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें एक साइंटिफिक नेम दिया गया जिससे कि वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम लोग उसको पहचान सके सिर्फ एक नाम से, ठीक है। फॉर प्लांट्स साइंटिस्ट नेम बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच इज प्रूव्ड बाय इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर, जिससे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ICBN कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर और ऑफ में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स के लिए होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसे कि ICZN हम लोग कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए, फिर कंफ्यूजन वाला हो गया ऑफ एंड फॉर, इसलिए मैं बोल रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप इसे एकदम क्लियर कट याद रखेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN and International Code for Botanical Nomenclature ICBN. Okay, biologists follow universal accept principle to provide scientific name to known organism। देखिए यहाँ लिखा हुआ है biologist follows universal aspect principle, मतलब कि एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो कि जिससे कि वो एक साइंटिफिक नेम कोई भी ऑर्गेनिज्म को दे पाते हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ईच साइंटिफिक मतलब ईच नेम मतलब कि साइंटिफिक नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट्स, उनके पास हमेशा टू कॉम्पोनेंट्स होगा उनके नेम में, पहला जेनरिक नेम एंड दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनरिक मतलब उसका जीनस का नेम, उसका जीनस क्या होगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम of a component is called binomial nomenclature. Bi means to nomenclature given by this naming system। ये नेमिंग सिस्टम कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें याद रखना ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि बोथ आपके 11th के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनिवर्सल रूल फॉर नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। ये क्वेश्चन मतलब इसका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ होता है, मैंने हर बार देखा है आपके टेस्ट में ये आएगा ज़रूर। ठीक है, रूल्स बताइए नोमेनक्लेचर्स के, व्हाट आर दी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, भले वो डेड लैंग्वेज है बट लैटिन में ही हम लोग उसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन इन इटैलिक्स, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो वो इटैलिक्स में ही होना चाहिए। ठीक है, और वो लैटिन वर्ड होता है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जैसा कि मैंने बताया, और सेकंड वाले डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि उसके स्पीसीज को। ओके, बोथ वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिख रहे हो तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो वो इटैलिक होनी चाहिए, जो कि इंडिकेट करता है लैटिन ओरिजिन को। ओके, फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप नोमेन किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, जीनस के कैपिटल लेटर होगा। वहीं स्पेसिफिक एपिथेट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर, उसका हमें कैपिटल लेटर नहीं करना। ठीक है, हमें उसका कैपिटल लेटर नहीं करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, जो कि साइंटिफिक नेम है मैंगो का, तो यहाँ पे देखिए एम कैपिटल है और ये इटैलिक्स में है, पूरा के पूरे इटैलिक्स में है। और यहाँ देखिए इंडिका, इंडिका का आई स्मॉल लेटर में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द साइंटिफिक एपिथेट दैट इज द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। देखिए ये फर्स्ट मैंगीफेरा, मैंगीफेरा क्या हो गया जीनस, इंडिका क्या हो गया स्पीसीज। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंगीफेरा इंडिका लिन। ओके, लिन क्या हो गया ऑथर का नेम, मतलब कि जो साइंटिस्ट उसके बारे में खोज किया है उसका नाम हम लोग वहां पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये इंडिकेट करता है लिन, LINN, लिन इंडिकेट करता है लीनियस के द्वारा, मतलब कार्लस लीनियस के द्वारा ये सर्च किया गया था, खोजा गया था। फर्स्ट टाइम इसके बारे में उन्होंने ही निकाला था, उन्होंने ही खोजा था। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग साइंटिफिक नेम रख लेते हैं तो भी हमें उसे पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलर को एक साइड रखते हैं और जो डिफरेंट होता है उसे अलग साइड। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग ग्रुप करते हैं जो कि कन्वीनियंट कैटेगरी है बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब कि सिमिलैरिटीज पे उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ग्रुप्स को
प्लांट और एनिमल्स के ग्रुप्स को, डॉग्स, कैट और इंसेक्ट के ग्रुप्स को। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन आ गया, द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरी इज टेक्सा। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरीज इज टेक्सा, मतलब कि इन जिस कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग इन्हें डिवाइड करेंगे उसे हम लोग टेक्सा कहेंगे। क्या कहेंगे? टेक्सा। ओके, प्लांट ऑल्सो फॉर्म टेक्सा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लांट ऑल्सो फॉर्म टेक्सा, वीट इज ऑल्सो टेक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मेमल्स, डॉग्स, ऑल आर टेक्सा। जैसे कि मेमल्स हो गया, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, ये सारे कुछ टेक्सा अपने मतलब अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, बट जैसा कि आप जानते हो कि मेमल्स और डॉग ये एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, तो हाँ ये क्या मतलब ये भी एक कैटेगरी है, लेकिन ये क्या एक कॉम्प्लेक्स लेवल की कैटेगरी है। ठीक है, तो ये भी टेक्सा ही है, बट अभी हम लोग इसको स्मॉलर लेवल पे देख रहे थे कि डॉग्स, मैमल्स, बट हाँ अगर हम लोग बोले कि प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, तो ये तीन जो है वो तीनों अलग अलग टेक्सा हो जाती है। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेंस based on characteristic all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. इस प्रोसेस को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, external feature along the cells of development process, ecological information of organization are essential for the basic modern taxon study. देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, process of ecological information of organism are essential for the modern taxonomic studies. ठीक है, structure of cell development process and ecological information मतलब कि हमें internal structure भी, मॉर्फोलॉजी भी, ये सारे कुछ को देखकर जब हम एसेंशियल क्लासिफिकेशन करेंगे, एसेंशियल जब भी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ द बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब कि कैरेक्टराइजेशन मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ का कैरेक्टर्स को देखना, उसको पहचानना, उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, क्लासिफिकेशन उसमें करना, उसका नोमेनक्लेचर, ये सारा प्रोसेस जो है वो एक बेसिक टेक्सोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म की मतलब कि पुराने ज़माने में क्लासिफिकेशंस उन ऑर्गेनिजम्स को, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स को वो कैसे यूज़ हो रहा है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उससे उन लोग को डिफ्रेंशिएट किया जाता था। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग बस इतने में ही ये नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, वे और भी जानना चाहते थे, और ख़ास करके रिलेशनशिप्स के बारे में, मतलब कि कौन से एनिमल किससे रिलेशन रख के कौन सा बेनिफिट या कौन सा काम कंप्लीट कर सकता है जो कि वो अपने से नहीं कर सकता। ठीक है, उस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम लोग सिस्टमैटिक्स रेफर करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। वर्ड सिस्टमैटिक ड्राइव हुआ है सिस्टेमा वर्ड से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लीनियस ने एक बुक लिखा है जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा, जो कि उस बुक का टाइटल था जो कि पब्लिश हुआ था। ठीक है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। स्कोप, जितने भी स्कोप थे सिस्टमैटिक्स के, वो बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हुए और वो जुड़ते गए इन आइडेंटिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर में, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, जिसके कारण जैसे वो आइडेंटिफाई या सिस्टमैटिक बनते गए, उसी तरह हम लोग को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिला बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसे कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है